डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। पहले तो ये अल्ट्रा वायर्स जो होता है ना, दिस इज अ लैटिन टर्म। कौन सी टर्म? लैटिन, नालायक, लैटिन, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज है। और लैटिन लैंग्वेज में अल्ट्रा वायर्स का मीनिंग होता है बियॉन्ड द पावर्स। क्या होता है? बियॉन्ड द पावर्स, ठीक। इफ एनी एक्ट डन बियॉन्ड दैट विल बी अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड एब इनिशियो। मतलब मैंने तुमको बोला था एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पावर्स लिखी हुई है, आप उसके बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कुछ भी आपने बियॉन्ड एमओए करा, पावर्स के बाहर जाकर करा, तो हम उसको वॉइड एब इनिशियो वाले मानेंगे। अब एक चीज और सुनना, अगर मान लो आपके सारे शेयर होल्डर उसको रैटिफाई भी कर दे। व्हाट इज रैटिफिकेशन? सब्सिक्वेंट अप्रूवल। रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंट अप्रूवल, यानी काम होने के बाद लिया गया अप्रूवल। तो ये बोल रहा है अगर तुमने कुछ बियॉन्ड करा, पावर्स के बियॉन्ड करा, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम मानेंगे वो वॉइड है, मतलब ऐसा मान लेंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये सब कुछ वॉइड है। और अगर वो रैटिफाई भी हो जाता है, भाई देखो कितना भयंकर इंपैक्ट है। अगर होल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर, 100% शेयर होल्डर भी उसको रैटिफाई कर देते हैं, हाँ ठीक है हम असेंट दे रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो भी वो एक्ट वॉइड ही माना जाएगा। MOA can be altered to widen the scope of object, but such alteration shall have prospective effect only, not the retrospective. Hence, an act once ultra vires remain forever. Oh, ये क्या बोल रहा सुना? एक मेमोरेंडम है, आपने क्या करा? आपने उसको ऑल्टर कर दिया, ठीक है। और ऑल्टर करके मतलब पहले देखो मेमोरेंडम में कुछ ऑब्जेक्ट लिखा था, आपने उस पावर से बाहर जाके कोई काम करा, बियॉन्ड पावर्स हो गया, अल्ट्रा वायर्स हो गया। अब आपने क्या करा? MOA को ऑल्टर कर दिया, मेमोरेंडम को ऑल्टर कर दिया। मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के बाद आप ये बोलते हो जो काम आपने बियॉन्ड पावर्स कर लिया था, अब आपने उसको अब पावर्स में लिख लिया कि हम ये कर सकते हैं। स्टिल वो वाला एक्ट जो रहेगा ना, वो अल्ट्रा वायर्स ही माना जाएगा। जो ऑल्ट्रेशन का इफेक्ट होगा MOA पे, वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। एक पुरानी गलती वो गलती ही रहेगी, अगर आपने उसको सुधार भी लिया तो भी वो गलती तो गलती ही मानी जाएगी, उसको हम सही बोलने नहीं लगेंगे, ठीक है। और इसको लेकर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट हुई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। और पेपर में, अगर ये पेपर में आया ना तुम्हारे, तो तुमको ये केस का नाम जरूर लिखना है। मैं तुमको कुछ स्पेसिफिक केसेस बोलूंगा कि देखो ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, तो भाई वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। ये केस क्या हुआ? ये जो रिची था, सुनना, ये जो रिची था, ये एक बेल्जियम में ना एक रेलवे लाइन बन रही थी, ठीक है। अब थोड़ा केस को समझना, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस समझाऊंगा, फिर मैं उसके बाद ही समझा पाऊंगा कि ये क्या डिसाइड हुआ था इसमें। ये जो रिची था, ये कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है। ये जो था, एक बेल्जियम में ना एक रेलवे लाइन बन रही थी। इसने सोचा कि मेरे को ना एक रेलवे लाइन बनवानी है, मतलब ऐसे समझो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, ठीक है। अब जो रेलवे लाइन थी ना, वो कुछ ऐसे थी कि वो ऐसे घूम के जाती थी, ठीक है, वो ऐसे घूम के जा रही थी। इसने बोला, मतलब ये रेलवे लाइन थी ऐसे, और ये ऐसे घूम के जाती थी, बीच में यहां पर लाइन नहीं थी। इसने बोला हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, और ये वाली चीज को खत्म करके ना हम क्या करते हैं, हम रेलवे लाइन को ऐसे बनवाएंगे। ऐसे करके इसने एक रेलवे लाइन बनवाने का एक प्रोजेक्ट लिया। अब इसने जो अपने सारे फंड्स थे वो तो इसमें इन्वेस्ट कर दिए। इसके बाद इसने कंपनी को क्या बोला? इसने कंपनी को बोला, ये एशबरी रेलवे का पिक्चर कहां से आया उसको समझाता हूं। ये जो रिची है ना, ये गया इस कंपनी के पास। किस कंपनी के पास? एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी के पास। और इसको बोला कि देखो आप क्या करो, मेरे को, मैं ना ऐसे ऐसा करके कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो आप मुझे इसके लिए ना फाइनेंसिंग कर दो, मतलब आप मेरे को फंडिंग कर दो। अब बात ये आती है, ये कंपनी का काम क्या था? इधर आओ, ये कंपनी का काम था, देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड। अब कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ था? टू मेक, सेल, लेंड, हायर द रेलवे प्लांट्स। इसके ऑब्जेक्ट में लिखा है मेक, सेल, लेंड, हायर द रेलवे प्लांट्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करेंगे। एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, जो स्यापा मचा था ना, वो सिर्फ इसी शब्द की वजह से मचा था, जनरल कॉन्ट्रैक्टर। यही वो वर्ड है जिसकी वजह से ये केस हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, यही वो वर्ड है जिसकी वजह से पूरा केस हुआ। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला, रिची ने, किसको? कंपनी को जाके, कि देखो आप रेलवे प्लांट्स का जो है मेकिंग, सेलिंग, लेंडिंग, हायरिंग ये सब कुछ करते हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करते हो, तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर भी, क्योंकि आपने अपने क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जनरल कॉन्ट्रैक्टर, तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है कि आप ना फंडिंग भी कर सकते हो, हमें फाइनेंसिंग भी कर सकते हो। तो इसने कंपनी को मना लिया कि आप मुझे फंडिंग कर दो ताकि मैं ये सारा ब्रिज जो है ये बना सकूं और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। कंपनी मान गई। कंपनी को लगा जनरल कॉन्ट्रैक्टर में ये कवर्ड है,
कंपनी को लगा ठीक है भाई, और कंपनी ने क्या कर दी, फंडिंग कर दी। अब बात यह हुई कि क्या जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द में फाइनेंसिंग इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ये मैं आपसे पूछता हूं कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द में क्या फाइनेंसिंग की एक्टिविटी इंक्लूड होनी चाहिए। अब देखो तुम्हें भी जनरली लग रहा होगा नहीं, बट उस समय कंपनी को लगा कि हाँ ठीक है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब जनरल वर्ड है, हम इसमें कोई भी एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। उन्होंने फाइनेंसिंग फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट ऐड कर लिया। मेनली उनका काम था इंजीनियरिंग ऑफ द रेलवे प्लांट्स, रेलवे का ही काम था, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। भाई तुम कंस्ट्रक्शन करो ना, तो वही सब काम इंक्लूड होगा, ठीक है। और तुमने क्या करा, तुमने जनरल कॉन्ट्रैक्टर में इंक्लूड कर लिया किस शब्द को, फाइनेंसिंग। यहां लोचा हुआ। जब इस जनरल कॉन्ट्रैक्टर में फाइनेंसिंग इंक्लूड हुआ तो लोचा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। आप लोग एक रूल पढ़ोगे, उसको बोलते हैं रूल ऑफ एडजस्टम जेनरेस। क्या बोलते हैं, रूल ऑफ एडजस्टम जेनरेस। ये क्या होता है सर, एडजस्टम जेनरेस। ये रूल क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड लिखे हुए हैं और कुछ एक जनरल वर्ड लिखा है, तो जनरल वर्ड का मीनिंग भी उन स्पेसिफिक वर्ड के हिसाब से निकाला जाएगा। वैसा ही यहां पर हुआ। लॉ ने बोला भाई जनरल कॉन्ट्रैक्टर, यहां पर जो शब्द लिखा है उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। जनरल का मतलब ये नहीं तुम जनरल कुछ भी इसमें चीजें ऐड कर लोगे, ना ना मुन्ना ना। लेटर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये रियलाइज हुआ कि कंपनी ने हरकत कर दिया और कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके काम करा है। एज इट वॉज फेल्ट दैट जनरल कॉन्ट्रैक्टर इन ऑब्जेक्ट क्लॉज डज नॉट इंक्लूड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं आती। ये बोर्ड को रियलाइज हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसने मना करा। अब उसने मना कर दिया कि भाई हम प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ना अल्ट्रा वायरस काम कर लिया है, तो ये नहीं हो सकता। अब रिची ने बोला भाई मेरे तो पैसे लग गए हैं और तुमने भी थोड़े थोड़े पैसे लगा दिए, शेयर होल्डर्स के पैसे। भाई कंपनी के पास पैसे कहां से आए थे, शेयर होल्डर से, तुमने वही पैसे उठा के यहां लगा दिए। तो रिची ने दिमाग लगाया, यार ऐसे तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। रिची गया शेयर होल्डर्स के पास कि यार देखो मेरी बात सुनो, मेरा बहुत पैसा लग गया, तुम्हारे भी कुछ पैसे कंपनी ने उठा के लगा दिए, तुम प्लीज इस एक्ट को रेटिफाई कर दो ताकि प्लीज ये काम हो जाए। उसने शेयर होल्डर को मना लिया। शेयर होल्डर्स ने 100% शेयर होल्डर्स ने रेटिफाई करा, मेजॉरिटी बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने रेटिफाई करा, बट बोर्ड ने फिर भी फंड देने से मना कर दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रेपुडिएट हो गया, कैंसिल हो गया, रिची ने केस फाइल करा फॉर द डैमेजेस कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। लॉ ने डिसीजन सुनाया, ये जो एक्ट है ना ये अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। जनरल, इसने बोला कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने शब्द लिखा हुआ है अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में, रिची ने ये क्लेम डाला था कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, ये वर्ड आपने जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है ये कंपनी को पावर देता है कि आप इसमें आ सकते हो, और मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर ने तो रेटिफाई भी कर दिया है। तो वहां पर डिसीजन क्या आया, हाउस ऑफ द लॉर्ड ने बोला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो अल्ट्रा वायरस था और ये कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड माना जाएगा। जनरल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर it was interpreted to indicate as making generally of the such contract which are connected with the mechanical engineering। वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मीनिंग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में ही लिया जाएगा। कुछ अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कि तुम कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुम जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो फाइनेंसिंग का ना। कोर्ट ने ये भी बोला, इफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैड बीन इन द रूम एंड सेड, सारे भी आ जाओ भाई, मेजॉरिटी छोड़ो, सारे भी आ जाओ, और सारे भी आगे अगर ये बोले दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच वी डिजायर टू मेक, विच वी ऑथोराइज द डायरेक्टर्स टू मेक, स्टिल अभी भी हम उसको अल्ट्रा वायरस मानेंगे। और रिची जो है वो कंपनी को स्यू नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, भैया हम पैसे नहीं दे रहे, आपके पैसे बर्बाद हुए हमें मतलब नहीं है। The shareholder cannot ratify such a contract as the contract was ultra vires the object clause which by act of parliament they were prohibited from doing। तो मना किया गया कि भैया ये अल्ट्रा वायर्स ही होगा, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके बियॉन्ड द पावर्स है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और इसको अल्ट्रा वायर्स मानने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो बोला गया। परमानेंट इंजंक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी पे स्टे ऑर्डर लगा देंगे, और डायरेक्टर्स जो है वो पर्सनली लायबल है टू द कंपनी एज वेल एज द थर्ड पार्टी। वो जो डायरेक्टर है वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे कंपनी, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंपनी को डायरेक्टर ही चला रहे थे ना, तुमने कंपनी का नुकसान क्यों कराया, तो डायरेक्टर पर्सनली लायबल होंगे। किसके प्रति, कंपनी के प्रति। किसके प्रति, कंपनी के प्रति, एज वेल एज थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी को जो लॉस हुआ है उसके लिए भी डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। डायरेक्टर पर्सनली उसको क्या करेगा, कॉम्पेंसेट करेगा टू द कंपनी एज वेल एज द थर्ड पार्टी। सो दिस वॉज द एंटायर केस एंड अ क्लासिक केस ऑफ बियॉन्ड द पावर्स। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। जब व्हेन आई वाज इन सीएस एग्जीक्यूटिव मेरे एग्जाम में आई थिंक 8 नंबर का एक क्वेश्चन आया था अल्ट्रा वायर्स का, और ये पूरा केस समझाना था,
ठीक है, बहुत बार रिपीटेटिव आता है, ठीक है, और सीए के एग्जामिनेशन में भी क्या बोलते हैं, ये केस बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, तो आपको अच्छे से ये केस को पढ़ लेना है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय। मोर सच रिलेटेड कंटेंट डू फॉलो चैनल, थैंक यू।